रात का दूसरा पहर था। आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि वो अमावस की रात थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के सरसराने की आवाज भी किसी के कदमों की आहट जैसी लग रही थी। शहर से दूर उस पुरानी हवेली के पास हवाएं किसी अनहोनी का संकेत दे रही थीं। विशाल अपने पिता रघुवीर का इंतजार कर रहा था। रघुवीर एक साधारण इंसान नहीं थे। उनके पास कुछ पुराने राज थे, जिनका जिक्र उन्होंने विशाल से कभी नहीं किया था। उस रात रघुवीर बहुत बेचैन थे। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी उठाई और विशाल से कहा, बेटा, मैं अभी आता हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो बेसमेंट में रखे उस संदूक को खोलना। विशाल कुछ समझ पाता उससे पहले ही रघुवीर तेज कदमों से बाहर अंधेरे में निकल गए। विशाल का दिल घबराया। एक अजीब सी सिहरन उसके बदन में दौड़ गई। उसने पिता का पीछा करने का फैसला किया। वो झाड़ियों के पीछे छिपते हुए उनके पीछे गया। थोड़ी दूर जाने पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रघुवीर रुक गए। तभी अंधेरे से चार आकृतियां शैडोज निकली। उनके चेहरे नकाब से ढके थे, लेकिन उनकी आंखों में वहशीपन साफ दिख रहा था। विशाल ने देखा कि वे लोग उसके पिता से किसी मणि या नक्शे की मांग कर रहे थे। रघुवीर ने इनकार कर दिया। बहस बढ़ी और फिर चमकती हुई तलवारें हवा में लहराईं। नहीं, विशाल के गले से आवाज निकलना चाहती थी, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। उन गुंडों ने रघुवीर पर हमला बोल दिया। रघुवीर ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वे चार थे और रघुवीर अकेले। एक खंजर सीधा रघुवीर के सीने में उतरा। विशाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे ही वो हमलावर वहां से भागे, विशाल पागलों की तरह दौड़ता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। कीचड़ और खून में लथपथ रघुवीर ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए विशाल का हाथ पकड़ा। उनकी हथेली से एक अजीब सी नीली रोशनी निकली और विशाल के हाथ में समा गई। विशाल, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। उन्हें उन्हें छोड़ना मत। और इसके साथ ही रघुवीर की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। विशाल चीखा। उसकी चीख ने उस सन्नाटे को चीर दिया। बारिश शुरू हो गई, मानो आसमान भी उस अन्याय पर रो रहा हो। लेकिन उसी वक्त विशाल को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ और कुछ नया जुड़ता हुआ महसूस हुआ। उसका खून खौलने लगा, नसें तनी और उसकी आंखों का रंग कुछ पलों के लिए गहरा लाल हो गया। भाग 2, शक्तियों का जागरण, द अवेकनिंग। अगले कुछ दिन विशाल के लिए किसी धुंध की तरह थे। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में फाइल बंद कर दी गई। विशाल जानता था कि ये साधारण लुटेरे नहीं थे। पिता के अंतिम संस्कार के बाद विशाल उस बेसमेंट में गया जिसका जिक्र उसके पिता ने किया था। वहां उसे वो संदूक मिला। संदूक खोलते ही उसे एक पुराना पत्र और एक विचित्र लॉकेट मिला। पत्र में लिखा था, हमारा वंश छाया रक्षक शैडो गार्डियंस है। वो शक्ति अब तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम्हारा क्रोध न्याय के लिए होगा, तुम अपराजेय रहोगे। विशाल को अचानक उस रात की घटना याद आई। उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। धड़ाम, दीवार में दरार आ गई। विशाल हैरान रह गया। उसने अपने हाथ को देखा। उसमें खरोंच तक नहीं थी। उसने ध्यान दिया कि अंधेरे कमरे में भी उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे दिन का उजाला हो। उसे दूर सड़क पर चल रहे लोगों की बातें भी सुनाई दे रही थी। उसे समझ आ गया कि पिता ने मरते वक्त अपनी सारी बची हुई प्राण ऊर्जा, लाइफ एनर्जी उसे दे दी थी। अब विशाल के पास अलौकिक ताकत, चीते जैसी रफ्तार और अंधेरे में देखने की शक्ति थी। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति थी स्मृति दर्शन, विजन ऑफ द पास्ट। जब वो किसी वस्तु को छूता तो उससे जुड़ी पिछली घटनाओं की धुंधली झलक उसे दिख जाती थी। भाग 3, खूनी सुराग की तलाश। विशाल वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे गया जहां उसके पिता का खून हुआ था। बारिश ने सबूत मिटा दिए थे, लेकिन विशाल की नई शक्तियां कुछ और ही देख रही थीं। उसने जमीन पर पड़े एक छोटे से धातु के टुकड़े को उठाया, जो शायद हाथापाई में किसी हमलावर के कपड़े से टूटकर गिर गया था। जैसे ही विशाल ने उसे अपनी मुट्ठी में भींचा, उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश आया। धुंधला दृश्य, एक गोदाम, लोहे के बड़े गेट, गेट पर एक काला बिच्छू, ब्लैक स्कॉर्पियन का निशान, और एक आवाज, बॉस को खबर कर दो, रघुवीर का काम तमाम हो गया। विशाल की आंखें खुली। उसे पता था कि उसे कहां जाना है। शहर के बाहरी इलाके में पुराने कारखानों का एक इलाका था, जिसे काली बस्ती कहते थे। काला बिच्छू वहीं के एक कुख्यात गैंग का निशान था। भाग 4, शिकार का आगाज। विशाल ने रात का इंतजार किया। अब वो विशाल नहीं, बल्कि एक शिकारी था। उसने काला लिबास पहना और निकल पड़ा। गोदाम के बाहर भारी पहरा था। विशाल ने मुख्य गेट से जाने की बेवकूफी नहीं की। उसने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल किया। वह दीवार पर ऐसे चढ़ा जैसे कोई छिपकली चढ़ती है। बिना किसी आवाज के वो छत पर पहुंचा और रोशनदान से नीचे झांका। नीचे वही चार लोग बैठे शराब पी रहे थे।
और उनके बीच बैठा था उनका सरदार कालिया। कालिया के हाथ में वही डायरी थी जो रघुवीर के पास उस रात थी। विशाल का खून खौल उठा। वो सीधा ऊपर से नीचे कूदा। धप! चारों गुंडे चौंक गए। धूल का गुबार उठा और उसके बीच से विशाल खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। कालिया हंसा। तू? वो रघुवीर का पिल्ला, तू यहां मरने आया है? विशाल ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। मैं मरने नहीं, तुम्हारा काल बनकर आया हूं। एक गुंडे ने विशाल पर रॉड से हमला किया। विशाल ने बिना पलटे सिर्फ अपने हाथ के इशारे से रॉड पकड़ ली और उसे मोड़ दिया। गुंडे की आंखें फटी की फटी रह गईं। विशाल ने एक जोरदार घूंसा मारा और वो गुंडा हवा में 10 फीट दूर जाकर गिरा। अब वहां भगदड़ मच गई। गोलियां चली। ठां, ठां, ठां। लेकिन विशाल की रफ्तार गोलियों से तेज थी। वो परछाइयों, शैडोज का इस्तेमाल कर रहा था। कभी यहां, कभी वहां। वो गायब होता और एक गुंडे को पीटकर फिर अंधेरे में विलीन हो जाता। भाग 5, अंतिम प्रतिशोध। अब सिर्फ कालिया बचा था। वह डर के मारे कांप रहा था। उसने अपनी बंदूक विशाल पर तानी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तू तू इंसान नहीं है। तू क्या है? कालिया चिल्लाया। विशाल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अंधेरे में उसका चेहरा सख्त पत्थर जैसा लग रहा था। मैं वो तूफान हूं जिसे तुमने खुद बुलाया है, विशाल ने कहा। विशाल ने कालिया की बंदूक छीनकर फेंक दी और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। मेरे पिता को क्यों मारा? विशाल ने दहाड़ लगाई। कालिया का सांस घुट रहा था। मुझे माफ कर दो। वो मास्टर ने करवाया था। उसे वो पुरानी किताब चाहिए थी। मैं तो बस एक मोहरा हूं। विशाल को पता चला कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कालिया तो बस एक प्यादा था, असली दुश्मन कोई और था, मास्टर। विशाल ने कालिया को दीवार पर दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। उसने उसे जान से नहीं मारा ताकि पुलिस उससे मास्टर का पता उगलवा सके। विशाल बाहर निकला। रात अभी भी गहरी थी, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने पिता को याद किया। पिताजी, मैंने इन प्यादों को तो हरा दिया, लेकिन जब तक उस मास्टर को नहीं ढूंढ लेता ये जंग जारी रहेगी। विशाल अब एक साधारण लड़का नहीं था। वह इस शहर का नया रक्षक बन चुका था। अंधेरे का वारिस, जो अंधेरे में ही रहकर उजाले की रक्षा करेगा।